हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो हमारी ये चल रही है, इसका लेक्चर नंबर 8 है। आपको याद होगा कि जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी वॉइड्स, जो वैकेंट स्पेस होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उसमें जो वॉइड्स होते हैं जिन्हें हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स के नंबर की कैलकुलेशन और उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, आज के इस लेक्चर में हमें क्या बात करनी है? आज के इस लेक्चर में बच्चों हमें बात करनी है वॉइड के साइज की, कि जो एटम जिससे मिलकर वो वॉइड बना हुआ है उस एटम के रेस्पेक्ट में साइज क्या होगा उस वॉइड का। मतलब एटम का साइज और उसके साथ वॉइड का जो साइज होगा उसका हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है, रेशो लेना है एक तरह से। ओके स्टूडेंट, और हमें यह बताना है कि साइज हम लोग किस बेस पर फाइंड आउट करते हैं। देख, कोई भी चीज़ हो उसका साइज कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा नापने का, मेजर करने का। जैसे हम लोग लेंथ को नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऐसे ही उससे हम लोग नापते कैसे हैं? जैसे किसी भी चीज़ की रेडियस या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम, ऐसे करके हम लोग उस चीज़ को नाप सकते हैं। क्योंकि एटम स्फेरिकल होता है तो हम लोग ये इमेजिन करके चलते हैं कि वॉइड जो होता है वो भी स्फेरिकल नेचर का ही होता है। और अगर वॉइड स्फेरिकल नेचर का हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा यही है कि वॉइड की हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेडियस। ओके, तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पर, लेक्चर नंबर 8। और हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं बच्चों आज सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ साइज। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव कैलकुलेशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ वॉइड्स। जो वॉइड्स हैं उनका हमें साइज फाइंड आउट करना है। वैसे तो हमारे सिलेबस में दो तरह के वॉइड्स हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन इन दोनों के अंदर भी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके साइज की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है, टेट्राहेड्रल की साइज की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग केवल यहाँ पर बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साइज की। तो मैं यहाँ पर जो हेडिंग डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ octahedral void एंड एटम्स। मतलब जिन एटम से मिलकर वो बना हुआ है उस एटम की रेडियस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वॉइड और एटम की रेडियस की बात करनी है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक यहाँ पर छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए डायग्राम कैसा बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये एक एटम है, ठीक है, इसके बराबर में एक और एटम रखा हुआ है, इसके नीचे एक और एटम रखा हुआ है और ये एक और एटम रखा हुआ है। कुल मिलाकर ये 4 एटम है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है? 4 एटम तो होते हैं प्लेन में जो स्क्वायर बनाते हैं। अगर हम लोग इनके सेंटर से सेंटर को मिला देंगे ऐसे करके तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में जो बाकी के 2 एटम्स हैं, एक एटम इसके ऊपर होता है और एक एटम इसके नीचे होता है, तो कुल मिलाकर एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। हमें उस एटम से कोई मतलब नहीं, हमें तो इसकी रेडियस मतलब एटम की रेडियस और बीच में ये जो वॉइड बना है,
आप लोग इमेजिन कर लीजिए ये बन गया बीच में एक वॉइड। तो बीच में जो वॉइड बना है इसकी रेडियस के बारे में बात करनी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाना होगा और इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाना होगा और इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाना होगा। ऐसे करके हम लोग मिला लेंगे और यहां पर हम लोग तैयार कर लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझिए, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। ये एंगल 90 डिग्री का है, समझ गए बात को बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये रेडियस अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊं A B और ये C, तो ये रेडियस R है, ये R, ये भी R, ये भी R, कैपिटल R, ये भी कैपिटल R और भाई बच्चों ये भी कैपिटल R। और जो वॉइड की रेडियस है, वॉइड की रेडियस होगी स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। ऐसे करके आपको ये इमेजिन करना है। तो एक बार सबसे पहले आप लोग डायग्राम को अच्छे से समझ लें, क्योंकि डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, हमें स्मॉल r और कैपिटल R में बनाना है रिलेशन, क्योंकि ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो इसीलिए इसमें हम लोग अगर पाइथागोरस अप्लाई कर दें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर और ये आपका हाइट का स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा। मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है उसके अंदर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात को समझ गए होंगे। अब इनकी जो वैल्यूज है वो रख दीजिएगा। जैसे अगर मैं कहूं AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा बस 2 टाइम्स R प्लस R, क्योंकि ये जो ये R प्लस R इसे मिला के 2 बार लिखा जाएगा, तो इसे मिल गया 2 टाइम्स इंटू इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मतलब 2 टाइम्स कैपिटल R का होल स्क्वायर, यहां भी 2 टाइम्स कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमें फर्दर सोल्व करना है। जब मैं इसे यहां से ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 4 टाइम्स R प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़िए, 4 इंटू R प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8R स्क्वायर। देखो ये हुआ कैंसल, कितना बचा यहां पर, 2 बचा। ठीक है, इसे हमने कैंसिल कर दिया, 2 बचा। R प्लस R इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर बच गया। इस इक्वेशन का, इसे आप लोग इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 1 का दोनों साइड से रूट ले लीजिए। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं ये बात, ऑन टेकिंग रूट। जब रूट लेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, यहां से ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हट जाएगा, R प्लस R इज इक्वल टू √2 इंटू R, ये हो जाएगा। ठीक, अब इस R को उधर लेके जाइए, R इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 R माइनस R, ये बचेगा R इज इक्वल टू 0.414 R। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन के आ गया। कैसा रिलेशन, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414। ये रिलेशन है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स
विच फॉर्म वॉइड, जो वॉइड बनाता है। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये स्मॉल r वॉइड की रेडियस, कैपिटल R एटम्स की रेडियस, और ये रेशो है वॉइड की रेडियस अपॉन एटम की रेडियस। तो इससे साफ साफ नजर दिखाई दे रहा है रेशो 1 से छोटा आ रहा है। 1 से छोटा वैल्यू 1 कब आती है? जब न्यूमिनेटर में वैल्यू छोटी हो और ये वैल्यू बड़ी। इसका मतलब वॉइड की रेडियस हमेशा एटम से छोटी ही होगी। और मैं आपको बताऊं, अलग अलग तरह के जो वॉइड्स होते हैं उनमें जो रेडियस रेशो आता है, ये इसे बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशो। ये जो लिमिटिंग रेडियस रेशो आता है ये अलग अलग वॉइड के साइज के लिए अलग अलग होता है। बट इस रेशो की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पर वॉइड की रेडियस एटम की रेडियस के इक्वल हो जाएगी, और वो तभी होगा जब दोनों का रेशो सेम आएगा। ओके, तो आपके सामने ये पूरा डेरिवेशन है बच्चों। इसे आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे अच्छे से बार बार देखकर समझकर नोट कर लें, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है स्टूडेंट, करिएगा नोट आप लोग इसे। ओके स्टूडेंट, तो अभी आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा ये पोर्शन पूरा, और अब मैं आप लोगों के सामने बच्चों यहाँ पर ये जो पोर्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसे रफ करके ये जो रेडियस का रेशो, क्योंकि यही डेरिवेशन आपके सिलेबस में था, तो मैं आपको अलग अलग टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनमें रेडियस रेशो की एक रेंज बता रहा हूँ कि रेंज कहाँ से कहाँ पर लाई करती है, ठीक है। तो वो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए स्टूडेंट, नोट करके लिखवा रहा हूं पॉइंट मैं आपके सामने। मैं कह रहा हूं रेडियस रेशो, रेडियस रेशो की बात कर रहे हैं। ये रेडियस रेशो कहां से कहां लाई करता है? ये रेडियस रेशो R अपॉन कैपिटल R, या तो ये कह दीजिए, या इसे कह दीजिए R प्लस अपॉन R माइनस। अब मैंने ऐसा क्यों आपसे कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा, क्रिस्टल के अंदर ऐसा इमेजिन करके चला जाता है कि जहां वॉइड है, वॉइड भी वैकेंट नहीं रहता, वॉइड के अंदर भी एक पार्टिकल जाकर बैठता है, और वो पार्टिकल कौन सा है? पॉजिटिव। तो हम लोग इमेजिन करके चलते हैं कि वॉइड जहां पर है वहां पर कैटायन है, और कैटायन को हम लोग शो करते हैं प्लस से। तो इसका मतलब ये रेडियस किसकी हो गई? वॉइड की रेडियस इज इक्वल टू कैटायन की रेडियस। इसका मतलब अगर ये कैटायन है तो वो जो एटम है जिससे मिलकर वो वॉइड बना है उसे हमें मानना पड़ेगा एनायन। तो अगर आपसे वॉइड की रेडियस अपॉन एटम की रेडियस की बजाय कैटायन अपॉन एनायन की रेडियस की बात करें तब भी बात एक ही है। तो एक पूरी इसकी रेंज होती है, जीरो से लेके, ये जीरो भी होता है बच्चों, जीरो से लेके इसकी वैल्यू 1 के बीच में लाई करती है। अब कौन कौन से केस में कैसे कैसे लाई करती है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं यहां पर। ये टेबल आपको पेंसिल से बनानी है बच्चों अपने नोटबुक में, ठीक है। अपनी नोटबुक में इसे आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर हम लोग इस और पेंसिल और साथ में स्केल यूज जरूर करेंगे इसके लिए। तो मुझे यहाँ पर ये टेबल बनानी है। तो इसमें मैं यहाँ पर 1 बाय 1 केस ले रहा हूँ अलग अलग तरह के। ये
एक आपका ये और एक ये, जिसमें 4 कॉलम मैं आपके सामने यहां पर बना रहा हूं बच्चों। इसमें पहले वाले कॉलम में तो मैं यहां पर ले रहा हूं टाइप्स ऑफ वॉइड, वॉइड का टाइप। यहां पर रेशो है, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो का मतलब R अपॉन R या फिर R प्लस अपॉन R माइनस। और यहां पर एक और वर्ड में मेंशन करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहां पर इनके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हो गए। क्योंकि जितने भी अलग अलग टाइप के आपके वर्ड्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर सबके अंदर अलग अलग होता है। जैसे बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, लीनियर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, तो सबके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होता है। एक बार फिर रिपीट हो जाएगा आपका। देखिए अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर सबसे पहले लीनियर वॉइड की। लीनियर वॉइड में जो रेडियस रेशियो होता है वो 0 से लेके कहाँ होता है 0.155 की रेंज का होता है। ठीक है, यहां तक की रेंज होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 2 होता है। एग्जाम्पल आप लोग इसके खुद अपने आप लिख लेंगे। पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया लीनियर वॉइड के बाद में एक वर्ड आता है ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड में 0.155 से लेके 0.225 की रेंज का होता है। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 3 होता है। तीसरे नंबर पर जो वॉइड आते हैं ये आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ बिल्कुल। टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 से लेके 0.414 तक की रेंज होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। नंबर 4th पर आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 414 से लेके 414 से लेके 0.732 तक की रेंज होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 आता है बच्चों। और लास्ट में जो 5th नंबर पर आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड में जो रेंज होती है 0.732 से लेके 1 तक होती है। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 8। रही बात एग्जाम्पल की, हमने जब ऑफलाइन पढ़ाया था तब भी आपको समझाई थी बात है। एग्जाम्पल आपको खुद सर्च करने हैं अपने आप, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो जैसे एग्जाम्पल सर्च कर सके अपने अकॉर्डिंग सर्च करके अपने अपने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर वॉइड का साइज। और साइज हम लोग डिटरमाइन करते हैं रेडियस से, क्योंकि रेडियस पता लग जाएगी तो एरिया पता लग जाएगा, वॉल्यूम पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग सकता है। तो मेन चीज़ रेडियस है। तो रेडियस हमने पता लगाई वॉइड की, तो फाइनली हमने पता लगा कि रेडियस का रेशियो कितना होता है 0 से लेके 1 तक होता है अलग अलग वॉइड वाले केस में। लीनियर में 0 से लेके 0.155 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ट्रायंगुलर वॉइड में 0.155 से लेकर 0.225 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 से लेकर 0.414 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 0.414 से लेकर 0.732 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और क्यूबिकल वॉइड में 0.732 से लेकर 1 तक और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है। ये आपको टेबल याद करनी है, अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करने के बाद में ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम लोग शुरू करेंगे कोई नया टॉपिक। वॉइड वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, करिए नोट आप लोग इसे।
ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और अब मैं अपने नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ और नया टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये पैकिंग फ्रैक्शन है क्या और इसे हम लोग पढ़ क्यों रहे, किस चीज़ को जानने के लिए, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं बच्चों। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए स्टूडेंट, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, या फिर हम लोग इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल दे सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, ये हमारा आज का नया टॉपिक है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही एक टॉपिक कंप्लीट किया और टॉपिक का नाम था वैकेंट स्पेस इनसाइड द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर कितना कितना वैकेंट स्पेस बचता है। देखिए, लेक्चर देखकर आपको ये तो पता लगा होगा या कैलकुलेशन करके या पूरे जो टॉपिक है उसे समझने के बाद में कि जो क्रिस्टल होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर टोटल जो सेगमेंट है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, कुछ पार्ट वैकेंट रह जाता है। मतलब किसी सॉलिड के अंदर भले ही वो कहने को सॉलिड है, और हमने ये पढ़ा है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड जो होते हैं अंदर से बिल्कुल उनके बीच में गैप नहीं होता। देयर इज नो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स इनसाइड द सॉलिड। लेकिन इतने बड़े लेवल पर आकर, इस टेक्निकल लेवल पर आकर, क्योंकि हम लोग अब चीज़ों को डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है, और डीपली पढ़ने का मतलब यही है कि हम लोग फिर बारीकी से उसे एग्जामिन कर रहे हैं। और अगर उसे बारीकी से एग्जामिन किया जा रहा है तो एग्जामिन करने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि उस सॉलिड के अंदर भले ही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड के अंदर देयर इज नो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, लेकिन फिर भी गैप प्रेजेंट होता है। और गैप प्रेजेंट होता है, गैप सबके अंदर अलग अलग प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। और इसी कारण, यही कारण है कि जितने अलग अलग टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनमें से कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, कुछ हैवी होते हैं और कुछ लाइट वेट के होते हैं। क्योंकि अगर गैप ज़्यादा होगा तो उनके अंदर वैकेंट स्पेस ज़्यादा होगा, वैकेंट स्पेस ज़्यादा होगा तो वो मेटल जो होंगे हल्के होंगे, लाइट वेट के होंगे। ठीक है, तो हमें अब इस बात की कैलकुलेशन करनी है कि हाउ मच स्पेस इनसाइड द क्रिस्टल इज वैकेंट और हाउ मच स्पेस इनसाइड द क्रिस्टल इज फिल्ड। फिल्ड स्पेस और वैकेंट स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी। जो पैकिंग हो रही है क्रिस्टल के अंदर उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी जो आउटपुट है वो कितनी है, क्या पूरी पैकिंग हो पा रही है या पूरी नहीं हो पा रही है, इस बात की जानकारी हम लोग इस टॉपिक से पता लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें एक लाइन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। टू कैलकुलेट vacant space, to calculate vacant space or filled space, vacant space or filled space inside the crystal, inside the crystal, we should calculate packing efficiency,
पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन जब भी हम लोग फाइंड आउट करें किसी क्रिस्टल के लिए, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है हमेशा। आपको इसके लिए क्या चाहिए? आपको इसके लिए चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिस क्यूब के अंदर वो एटम भरे हुए हैं उसका वॉल्यूम। क्यूब 3 टाइप के होते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। 3 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। समझ गए स्टूडेंट आप लोग बात को? पहले तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब ये जो 3 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ये जो 3 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, इन तीनों टाइप के क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग आएगी। तो इनकी न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग है, इनमें एटम्स का नंबर अलग अलग है और इनका जो क्यूब बनता है उसका वॉल्यूम भी अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसे मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और हम लोग फिर 1 बाय 1 तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। ओके, कर लीजिए नोट। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज तो इतना समय नहीं बचा कि हम लोग अपनी जो पैकिंग एफिशिएंसी की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर हमारा 9 होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप लोग सभी बच्चे जो लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग उन्हें अपना अच्छे से देखते रहिएगा और आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अब रेगुलरली ये चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम लोग बच्चों आज के अपने इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं हम लोग इसी टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।